बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं माइनर प्रैक्टिकल। और माइनर प्रैक्टिकल में पीबीए 2 हमारे पास है। और लेक्चर सीरीज की अगर हम बात करें तो ये लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 10 है। अगर सबसे पहले हम टाइटल की तरफ मूव करें तो इसका टाइटल है कि डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन थिन लैमिना यूजिंग द प्लम लाइन। यानी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना है यूजिंग प्लम लाइन। तो अगर हम मूव करें और देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी को, देन हम मूव करेंगे apparatus, साथ प्रोसीजर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इसको समझते हैं। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पूरे उस ऑब्जेक्ट का वेट लाई कर रहा होता है। यहाँ जैसे कि डेफिनेशन में भी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू द एक्ट। यानी जहां पूरे बॉडी का वेट एक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ आपको थोड़ा ड्रॉ करके समझाना चाहूंगा ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बार है, ठीक है। और ये बार जो है ना वो मैं यहाँ से अगर उठाता हूँ इस तरह, इधर इसके नीचे कोई पाइप वगैरह रखता हूँ, इसको यहाँ से पिक करता हूँ, जैसे ये सपोर्ट देता हूँ इसको। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये बार उठ जाएगी अगर यहाँ से मैं इसके नीचे सपोर्ट दूंगा? तो यहाँ से ये ऐसे गिर जाएगी इस तरफ से। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको उठाने की कोशिश करता हूं तो फिर ये यहां से गिर जाएगी। कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैंने इसको जहां इसका वेट एक्ट कर रहा है वहां से नहीं उठा रहा, लेकिन इसका वेट यहाँ कहीं एक्ट कर रहा होगा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर मैं इस जगह से इसको सपोर्ट देता हूँ तो ये सारे का सारा जो है, सारे की सारी जो बार है वो उठ जाएगी, अब वो नीचे नहीं गिरेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है। तो आपको हर जगह से उठाने की जरूरत नहीं है, जहां वेट एक्ट करता है जस्ट वहां आप सपोर्ट दे दें तो ये बॉडी जो है वो डाउनवर्ड नहीं गिरेगी। यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यही वो बात है दूसरी कि इफ द बॉडी वर सपोर्टेड एट दिस पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बॉडी को सपोर्ट कर दिया जाए, इट वुड रिमेन परफेक्टली बैलेंस। तो ये बॉडी परफेक्टली क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो आपने याद क्या करना है? याद सिर्फ ये रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है। और अगर वो वेट जो है वो डाउनवर्ड जाएगा, वो पॉइंट डाउनवर्ड जाएगा तो बॉडी डाउनवर्ड जाएगी। लेकिन अगर वो उस पॉइंट के ऊपर आपने सपोर्ट रख ली तो बॉडी क्या हो जाएगी? बैलेंस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी का क्या साथ है, तो इसके लिए ये है कि लेट मी अरेज दिस, ये जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, और उसके बाद हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसी ऑब्जेक्ट का, वो जितना ज़्यादा लो होगा उतना ज़्यादा बॉडी स्टेबल होगी। यानी मैं इसको भी समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन पेन और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगेन बार ही है हमारे पास, ये इस तरह से है। एक इस तरह से मैंने इसको रखा है इस बार को, और इसी बार को मैं इस तरह से रख देता हूँ, इस तरह से खड़ा कर देता हूँ इसको वर्टिकली, ठीक है। इसी बार को मैंने हॉरिजॉन्टल भी रखा और वर्टिकल भी रखा। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि कब ये ज़्यादा स्टेबल है? यहाँ ज़्यादा स्टेबल है या यहाँ ज़्यादा स्टेबल है? तो इसका आंसर ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल पड़ी है ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, ये वाली ज़्यादा स्टेबल है। ये जो बार है अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है और इस तरह से लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? लोएस्ट पॉइंट पे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोएस्ट होगा, जितना लो होगा, उतनी ज़्यादा बॉडी क्या होगी? स्टेबल होगी। ये इस वजह से कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड किया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ वही आएंगे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हो तो जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें कि इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाई, जैसे ये केस है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे है तो बॉडी क्या है? लेस स्टेबल है और बॉडी गिर सकती है। अच्छा, इसी तरीके से दैट इज वाई द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर मोर स्टेबल, वाइड बेस ऑब्जेक्ट आर मोर स्टेबल। अगर वाइड बेस है, यानी यहाँ देखें बेस वाइड हो गई है या नैरो बेस है, तो वाइड बेस होगी तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा
स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर बेस जो है वो नैरो होगी या लोअर वाइड होगी। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम अभी ये देखने वाले हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं फिगर, हमारे पास रेगुलर जो शेप्स हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। अगर जो रेगुलर शेप्स हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, जैसे कि यहाँ हमारे पास एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक सिलेंडर है, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो ये रेगुलर शेप इनको कहा जाता है। तो रेगुलर शेप अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस जगह होता है जहाँ इसके डायगोनल मीट करते हैं। अब ये जो लाइंस है ये डायगोनल तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये डायगोनल है इसका, ठीक है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है जो लाइन, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो जहाँ इसके डायगोनल मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये मुझसे थोड़ा सही ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आप समझ गए हैं कि जहाँ डायगोनल मीट करते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर के, वो इसका क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। और जो हमारे पास सर्कुलर शेप होती है इसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और इसी तरीके से यहाँ भी ये सिलेंडर जो है हमारे पास, ये इसका मिड पॉइंट है सिलेंडर का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और ट्रायंगल के केस में जहाँ इसके मीडियन मिलते हैं, ये मीडियन है ना, मीडियन जहाँ मिल रहे होते हैं उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अगेन ये फिर आ गया इसका डायगोनल जहाँ मिलेंगे वहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो रेगुलर शेप का तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इस तरह से लिखते हैं। अब अगेन मुझे यहाँ रेज करने दें। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेगुलर शेप का, ये देखें कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का है जहाँ इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। सर्कल का जहाँ सेंटर होता है और ट्रायंगल का लाई एट द सेंट्राइड जहाँ इसके मीडियन मिलते हैं। अच्छा, ये टर्म्स भी आप लोगों को आनी चाहिए। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो रेगुलर शेप थी, लेकिन इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा आज का जो है वो प्रैक्टिकल है। और इसी प्रैक्टिकल के अंदर हमने यही समझना है कि इर्रेगुलर शेप का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम प्लम लाइन मेथड को यूज करते हैं। अब ये प्लम लाइन मेथड क्या है, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम एपरेटस देख लेते हैं। एपरेटस में क्या है, एपरेटस में हमारे पास सबसे पहली चीज़ है लेमिना। और लेमिना क्या है, ये आपको शीट जो नज़र आ रही है, एक फ्लैट 2 डायमेंशनल शीट है, इरेगुलर शेप है, ये हमारे पास क्या है, लेमिना है। ये नज़र भी आ रही है आपको, ये लेमिना है आपके पास। फिर उसी के साथ रिटॉर्ट स्टैंड एंड क्लैंप आपको चाहिए, साथ में कॉर्क स्टॉपर चाहिए और ऑप्टिकल पिन चाहिए, ये एडजस्टेबल। इसके साथ आपको प्लम लाइन चाहिए। ये देखें, ये जो हमारे पास इसको प्लम लाइन कहते हैं, जिसके साथ एक स्ट्रिंग है और साथ में मैस अटैच है। अच्छा, साथ में आपको जो है वो क्या चाहिए, पेंसिल भी चाहिए मार्क करने के लिए, मार्किंग करने के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये कॉर्क लेना है और इस कॉर्क के एजेस के ऊपर, बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, होल कर देने हैं। 3 और 4 होल कर दें आप इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पर। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है इस आयरन स्टैंड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्टिकल पिन इसको अटैच कर देना है, फिक्स कर देना है। ऑप्टिकल पिन जो है वो इस तरह से अटैच करनी है कि वो इस प्लम लाइन और इसमें से गुजरे। अब प्लम लाइन को नीचे सस्पेंड करना है और जहाँ नीचे सस्पेंड होगी वहाँ आपने पेंसिल की मदद से जो है वो लाइन लगा देनी है इस लेमिना के ऊपर। ये एक फ्लैट यानी जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, इस तरह की एक शीट होती है और इरेगुलर शेप की होती है, जिसका हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, जहाँ इसकी बॉडी का वेट एक्ट करेगा। और वेट कहाँ एक्ट करेगा वो भी हम प्लम लाइन से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह आपने ए से लेकर जो है वो इस तरह डाउनवर्ड लगा देनी है। अब इसको आपने रोटेट करना है, ये वाला पॉइंट फिक्स करना है, ये वाला होल फिक्स करना है। अगेन प्लम लाइन नीचे जो है वो सस्पेंड करनी है और एक दूसरी लाइन लगा देनी है, ये लाइन लग जाएगी। फिर सी पॉइंट को इधर करना है और उसके ऊपर लाइन लगा देनी है। 3 लाइंस लग जाएंगी। जहां ये लाइंस मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब इसमें जस्ट यही एक्सपेरिमेंट लिखा है, ये इसके प्रोसीजर्स लिखे आप देख लें एक दफा तो आपको ये समझ आ जाएगी। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें और ना ही इसकी कोई ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन है, यानी मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट इसको देखना है। अब हम मूव करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर होगा जहां इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। और वेट कहाँ एक्ट करेगा इसको हम प्लम लाइन मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर लिखा है, आगे लिखा है कि डज द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको याद होगा कि जब आपका
फिजिक्स का, अच्छा ये नाइन्थ वालों का, हाँ नाइन्थ वालों के पेपर में एमसीक्यू जब बनाया था तो उसमें ये पॉइंट भी लिखा था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर होता है। तो इसका आंसर आपने जस्ट यस लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट है कि डज द सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेम एट माउंटेन्स। माउंटेन्स के ऊपर यानी आप हाइट के ऊपर जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। तो इसका आंसर ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली हाइट के साथ वो सेम कैसे रहेगा, सेंटर ऑफ मास तो सेम रहेगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, यानी यहाँ हमने ये देखा है कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो तो वही रहेगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा इसमें आपने डिस्टिंग्विश करना है जो पीछे भी हम देख कर आए हैं। अच्छा नेक्स्ट ये है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो इट इज द पॉइंट थ्रू होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट, यानी जहां पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और लैमिना क्या है, लैमिना एक वो फ्लैट ऑब्जेक्ट है जो कि इरेगुलर शेप है और जिसका हमने फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको हमने लैमिना कह रहे हैं। What is the purpose of using plumb line to determine the center of gravity of irregular lamina? Plumb line का क्या पर्पस है, तो plumb line give the vertical line by suspending the from different points and draw lines along the plumb line and intersection of the line give the center of ग्रेविटी। अब ये बच्चे ने लिखा है लेकिन इसमें ये है कि हमें ये समझ आ रही है कि हमने सस्पेंड करना है प्लम लाइन को और जहां उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफरेंट जो लाइंस होंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी देगा। नेक्स्ट थर्ड की तरफ अगर हम मूव करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा आंसर मुझे सही नहीं लगा तो इसके लिए मैंने अलग से आंसर लिखा है कि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ जो मास है इसका स्टेबिलिटी में क्या रोल है। तो याद रहे कि लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी तो हायर स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी के साथ जितना इनवर्स रिलेशन है, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा उतनी स्टेबिलिटी हाई होगी। इस तरह हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो लोअर स्टेबिलिटी देगा। इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई इनसाइड द बेस और बेस के अंदर से ये गुजरनी चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यह बेस के अंदर रहे। और तीसरी चीज ये है कि सेंटर ऑफ मास में देखें तो सेंटर ऑफ मास इफेक्ट द बैलेंस ड्यूरिंग द मोशन, यानी अगर कोई चीज चल रही है तो उस टाइम उसका फिर सेंटर ऑफ मास ज्यादा क्रूशियल होता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है कि राइट द नेम ऑफ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है स्टेबल है, अनस्टेबल है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अच्छा जी, ये इसको डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए कि स्टेबल हम किसे कह रहे हैं, अनस्टेबल किसे कह रहे हैं। हाउ कैन वी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी आप किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी हाउ कैन वी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी आप ऊपर देख कर आए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा तो स्टेबिलिटी जो है वो हाई हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि इसकी जो बेस है किसी ऑब्जेक्ट की उसका सरफेस एरिया हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो ये है कि हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे। अब ये है कि डिवाइड द रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट इनटू 2 रेक्टेंगल्स। यहाँ लिखा है कि अच्छा इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले यहाँ देख लें कि ड्रॉ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर ऊपर वाले को आप खुद ब खुद ही आंसर कर पाएंगे। ये थोड़ा आंसर मुझे सही नहीं लगा। तो यहाँ है कि ड्रॉ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो सर्कल एक ड्रॉ करें और सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, जहाँ उसका सेंटर होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, जहां उसके डायगोनल मीट करते हैं। तो अब देखें यहाँ रेगुलर शेप है तो रेगुलर शेप हमें उसने बताई नहीं है कि कौन सी रेगुलर शेप है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये कहा है कि रेगुलर शेप का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हमें पता है। तो यहाँ लिखा इसने, वैसे आंसर ये है कि डिवाइड द रेगुलर शेप इनटू 2 रेक्टेंगल्स। 2 रेक्टेंगल्स में करें और जहां उसके डायगोनल्स मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। डिफाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इट इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि सपोज अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप, इट्स वर्टिकल पोजीशन, इन वर्टिकल पोजीशन आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेटली वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि स्लाइटली टिल्ट होगी तो बाउंस वापस नहीं आएगी प्रीवियस पोजीशन में। What happened to its center of gravity when a pencil is slightly tilted? तो वो फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। Does it return back? तो आंसर है no. What precaution to be taken while doing an activity to locate the center of gravity of an object? तो क्या precautions हैं इसके? Precaution ये है कि the object should be stable and secure during the experiment to avoid the accident or injuries. पहले ये precautions है, ये हर किसी में आप यूज कर सकते हैं ये precautions, यानी पहली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। टेक एक्यूरेट मेजरमेंट टू डिटरमिन द एक्यूरेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने के लिए आपने एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है। एज अ स्मॉल एरर कैन लीड टू सिग्निफिकेंट डेविएशन। एंड थर्ड पॉइंट इज सिलेक्ट अ सूटेबल मेथड फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी such as plumb line method. And fourth point is the center of gravity may shift depending on the object material density and distribution. Here we have last question, which is question number 7. State the principle of determining the center of gravity of a plane lamina. अच्छा, तो इसका principle क्या है? The center of gravity is the point where the weight of lamina can be considered to act. By suspending the lamina and drawing the plumb lines, we can locate this point. This method works for irregular shape laminas and provide the practical way to determine their center of gravity. Dear students, this is all about सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लाजमी जो है वो क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह न्यू पीबीए के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।